हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रांता लर्निंग हिस्ट्री। आज ये है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल। ये तीनों की इस वीडियो में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रागैतिहासिक काल का सेकंड पार्ट है ये। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल को जो हम देखा जाए तो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक देखा जाता है। इससे पहले आता था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल अपन ने देखा था 8000 ईस्वी तक था। 8000 ईस्वी के बाद चालू होता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को अगर हम देखें तो कुछ विद्वानों का मानते थे कि मध्यपाषाण काल का कोई अस्तित्व नहीं है। मध्यपाषाण काल अस्तित्व में नहीं है, परंतु जब उत्खनन किए गए तो कुछ ऐसे शोध और विशेष सामग्री प्राप्त होती है जिसके आधार पर मध्यपाषाण काल एक अस्तित्व के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे हम मध्यपाषाण काल के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसके बाद आज देखते हैं भारत में क्या हुआ। भारत में मध्यपाषाण काल की जो विषय में जानकारी मिली वो हमें 1867 के बाद मिलती है। 1867 में क्या होता है, सीएल कलाइकल इन्होंने विंध्याचल पर्वत वाले हिस्से में, मालवा के आसपास वाले क्षेत्र में कुछ पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त करते हैं जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। कुछ पिक्चर भी दिखाने की मैंने कोशिश की है माइक्रोलिथ की। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। पाषाण कालीन उपकरण खोज निकाले सीएल कलाइकल ने, जहाँ से मध्यपाषाण काल की प्रारंभिकता खोज मानी जाती है। इस काल में कुछ विशेष औजार या सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के कुछ विशेष औजार मिलते हैं और कुछ हड्डी के भी औजार मिलते हैं जो कि ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये इनके हमें अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर भी सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से मिलता है, अर्थात जो होमोसेपियन है उसका अस्तित्व सर्वप्रथम सामने आता है तो वो मध्यपाषाण काल से आता है। अगली वीडियो में पूरे एक सीरीज के रूप में होमोसेपियन सेपियन कौन सा मानव कम आया इसकी एक सीरीज समझाएंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज ताम्रपाषाण काल तक कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पहले मानव की एक कड़ी सीखेंगे। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, जो गुजरात है, गुजरात में एक लंगनाज नामक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है किसका, मध्यपाषाण काल का, जहां लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान, यहाँ से 14 मानक कंकाल भी मिले हैं। मानक कंकाल मतलब कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं जो एक साइड से एक तरीके से क्रम बाय क्रम जमे हुए हैं, मानक के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में वीरवानपुर है, तमिलनाडु में टेरी समूह है, मध्य प्रदेश में आजमगढ़ जिला है, राजस्थान में नागौर है। यहाँ से भी हमें मध्यपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं तो 1974 में महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1974 में गंगा नदी क्षेत्र में मध्यपाषाण कालीन एवं उपकरण के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, गंगा नदी क्षेत्र से। जो गंगा नदी घाटी क्षेत्र है उससे प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिए सिंधु नहीं है, मध्यपाषाण कालीन गंगा नदी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु और सरस्वती नदी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी अवशेष गंगा नदी से प्राप्त नहीं होता है। गंगा नदी से कहाँ से प्राप्त होता है, मध्यपाषाण काल से। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसमें था विमर्श। विमर्श जिसका नाम था उसमें लिखा गया था महादा, सराय नहर और दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण और आभूषण हमें प्राप्त होते हैं। ये डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक से हमें ज्ञात होता है, जिसका नाम था विमर्श। क्या ज्ञात होता है कि मेहदहा, सराय नहर और दमदमा तीनों स्थल से हमें हड्डी के उपकरण आभूषण प्राप्त होते हैं। किस काल के आभूषण प्राप्त होते हैं, तो ये मुख्यतः याद रखना है कि ये हमें जो विमर्श पुस्तक है उसमें हमें जो उपकरण के बारे में बताया गया है वो मध्यपाषाण कालीन उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। एक और दमदमा, जो दमदमा है उससे 41 यानी 41 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसमें
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 5 तो युग्म समाधान है, एक समाधान में 3 कंकाल एक साथ हैं और एक जगह एक में 4 कंकाल भी एक साथ दफनाए गए हैं, शायद मेंशन हो। सराय नहर में ऐसी समाधि मिली है जहां 4 सब एक साथ दफनाए गए हैं। ये सराय नहर से दमदमा में क्या हुआ है, समाधान। ये समाधान क्या होता है, समाधान का मतलब कि शवों को एक साथ दफनाया गया है। दमदमा में क्या 5 शवों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया है, एक जगह 3 को दफनाया गया। और सराय नहर में ऐसी समाधि मिली है जहां 4 शवों को एक साथ दफनाया गया है। ये खोज में कुछ प्राप्त हुए चित्र मेंशन है। आगे देखते हैं। इस काल में कब्रें छिछली और अंडाकार होती थी। छिछली का मतलब कि पूरी तरीके से प्रॉपर बनी नहीं होती थी, खुदी थी, पर अंडाकार एक गोले टाइप की होती थी। यहाँ पर कभी कहीं कहीं पर तो सब कुकरे हुए मतलब टेढ़े आड़े सब भी प्राप्त हुए हैं, पूरा शरीर मेंशन नहीं हो पा रहा है, ऐसी भी कब्र प्राप्त हुई हैं। इसलिए कब्रें थी वो छिछली और अंडाकार प्राप्त होती हैं। पशुपालन का प्रारंभ भी मध्यपाषाण काल से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण है ये कि मध्यपाषाण काल से पशुपालन और कृषि कृषि के कुछ साक्ष्य और पशुपालन मुख्यतः मध्यपाषाण काल से हमें प्राप्त होता है। भारत में आजमगढ़ होशंगाबाद जिले में है, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है, से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसे मुख्यतः याद रखिएगा, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, और जो एमपी से हैं वो आजमगढ़ होशंगाबाद को भूलें ही नहीं। जरूर आएगा कि प्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मध्यपाषाण काल के यहाँ पे मिले हैं। प्रथम तो नहीं, मध्यपाषाण कालीन मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार आगे मछलियों को पकड़कर खाद्य संग्रह कर कर अपना पेट भरता था। कुछ इसी प्रकार आगे मेंशन है, देखते हैं। महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, रायसेन जिले में मेंशन नहीं है यहाँ पर, रायसेन जिले में मध्य प्रदेश जो भीमबेटका है वहां से प्राग ऐतिहासिक शैली की कुछ चित्रकला मिली है। ये चित्रकला गुफाओं में मिली है। वहां लगभग 500 गुफाएं मेंशन है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर रखा है। यहाँ से कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी के 3 मुख्यतः कलर हैं, पीला, लाल और हरा। इन कलरों के मुख्यतः हमें चित्र प्राप्त होते हैं जो अभी तक मेंशन हैं। इन चित्रों के जो कलर हैं उनके बारे में बताया जाता है कि कुछ पेड़ों की खालों को निकालकर और पेड़ों के रस को निकालकर उससे मिलाकर चित्र वो रंग बनाए गए थे, जो अभी तक जहाँ के तहाँ मेंशन है। अभी तक उनमें कोई भी मिटा नहीं है, जैसे थे वैसे के वैसे अभी भी मेंशन है। मध्यपाषाण कालीन मानव देखा जाए तो शस्त्र के रूप में मानव क्या करता था, यहाँ पे ब्लेड, पॉइंट स्क्रैपर, इंग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेशन नामक पत्थरों के उपकरण का ही उपयोग करता था। सीधा सीधा नाम तो इनके रखे गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है उपकरणों में देखा जाए तो, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, उन्हीं पे नाम मेंशन कर दिए गए हैं। ये मैंने कुछ उपकरण दिखाने की कोशिश भी की है। ये उपकरण मध्यपाषाण काल से ही निर्मित है। ठीक है, यहाँ पे आपका मध्यपाषाण काल संपूर्ण होता है। वीडियो को स्किप करके देखना चाहते तो आराम से इन्हें याद रखने, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ टोटल नहीं है, ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बहुत कम आता है, जितना आता है उतना मैंने मेंशन कर रखा है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में एक दो फैक्ट महत्वपूर्ण हैं और कुछ स्थल महत्वपूर्ण हैं, उन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे, फिर आगे ताम्रपाषाण संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के उपरांत नवपाषाण काल आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद सब में महत्वपूर्ण जो बात है तो वो है कि खाद्यान्न उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। जो कृषि का विकास हुआ वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही देखा जाता है। नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बुर्ज होम, कश्मीर में बुर्ज होम, सिंध प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बादा में,
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, छत्तीसगढ़, रायगढ़, बंगाल, बिहार, यहाँ से हमें नवपाषाण कालीन हथियार और औजार वगैरह प्राप्त होते हैं, अवशेष हमें मिलते हैं। इनमें सब में महत्वपूर्ण है बुर्जहोम। बुर्जहोम क्यों महत्वपूर्ण है? बुर्जहोम में हमें एक कब्र में इंसान के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ बुर्जहोम से हमें गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त आवास मतलब जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, उन्होंने जमीन के नीचे घर बनाया था और वहां पर निवास करते थे। इसके साक्ष्य हमें कश्मीर के बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। अब नवीन शोधों के अनुसार देखा जाए तो प्राचीनतम कृषि है, ये नया फैक्ट है, आपने पढ़ा भी होगा पहले, पर ये न्यू शोध के अनुसार है कि जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? लहुरा देव से। अभी तक जो मेंशन था उसके अनुसार से कि भारत के उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जो 7000 ईसा पूर्व से गेहूं के साक्ष्य थे, ये अभी तक मेंशन था, लेकिन नए शोधों के अनुसार देखा जाए तो ये लहुरा देव है जहां से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको। अगर ऑप्शन में दोनों तो मेंशन नहीं होंगे अभी, क्योंकि ऑफिशियल ये एग्जाम में उतना नहीं आया है, तो दोनों मेंशन नहीं होंगे। अगर आपको मेहरगढ़ आए तो मेहरगढ़ लगा दीजिएगा, अगर लहुरा देव आए तो लहुरा देव। अगर आपसे कोई पूछे तो मुख्य आंसर होगा लहुरा देव, जो एक नवीन शोध के अनुसार प्राप्त हुआ है। कुछ देखें तो कुछ फसलें के हमें विश्व भर में कहाँ कहाँ पर प्राप्त होती हैं, मेंशन करने की कोशिश की है। इस टॉपिक से नहीं है, फिर जरूरी है। जैसे मक्का देखें, सन कोई जरूरी नहीं, मक्का देखें तो मैक्सिको से हमें प्राप्त होता है। बाजरा देखें तो चीन से प्राप्त होता है। सोरंगम देखें तो पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त होता है। और राई, ये दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है। दक्षिण पूर्वी एशिया वही भाग है जहां से 712 में मध्य एशिया और उसके पूर्वी भाग में चाइना के साइड में हमें प्राप्त होता है राई वगैरह। ठीक है, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वो गर्त आवास है जो मैं बुर्ज होम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था आपको। गर्त आवास का एक चित्र है। यहाँ पे क्या है, मानव जमीन के नीचे घर बनाकर रहता था। मेंशन भी है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम में दफनाया गया था, तथा गर्त आवास के साक्ष्य भी हमें बुर्ज होम से ही प्राप्त होते हैं, जो डी टेरा तथा पीटरसन ने खोजे थे। 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने खोजे थे गर्त आवास के साक्ष्य, जो हमें बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। पाषाण काल में महत्वपूर्ण शोध था। पाषाण काल में कृषि के साथ एक और महत्वपूर्ण शोध है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए से आविष्कार से बहुत कुछ नया चालू हुआ। इससे क्या, बर्तन बनाना सीख गया इंसान, और आगे चलकर गाड़ी तथा रथ में पहिए का उपयोग करना भी पहिए के आविष्कार से सीखा। इस काल में मानव धर्म में भी बीत गया था, धर्म के बारे में सोचना लगा था। वह वृक्षों पहाड़ों जिससे उसे लाभ प्राप्त होता था उन्हें वह पूजता था, उन्हें अन्न दूध मांस आदि चीजें अर्पित करता था। धर्म का भी थोड़ा विकास यहाँ पे होने लगा था। और मुख्यतः है जादू टोना। जादू टोना विशेष कर तो नहीं, पर शुरुआत में थोड़ा नवपाषाण काल के अंतिम चरणों में जादू टोने पर विश्वास करना प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे बीमारी को ठीक करने के लिए और जादू टोने का उपयोग किया जाता था। वर्षा कराने के लिए जैसे मेंशन है, रोगों को ठीक करने के लिए हम जादू टोने का यहाँ पे मनुष्य प्रयोग करता था। इन सब के बाद महत्वपूर्ण है आज से नवपाषाण का ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। अब ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहाँ पे आती है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता नवपाषाण काल के बाद नहीं आती। नवपाषाण कालीन बस्तियां विकसित होकर तो सिंधु घाटी सभ्यता बनाएंगी। नवपाषाण कालीन बस्तियों में ही कुछ जगह पर पत्थर के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना प्रारंभ हो गया था। और जहां पर तांबे के उपकरणों का उपयोग प्रारंभ हो रहा था, एक नवीन संस्कृति को वो उन्होंने जन्म दिया, और उस संस्कृति को हम ताम्रपाषाण संस्कृति के रूप में देखते हैं। उनमें से ही कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों को आज हम पढ़ेंगे।
जोरवे, कायथा, नॉर्वे इन संस्कृतियों में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आज मैंने मेंशन किया है। तो देखते हैं, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं ताम्रपाषाण काल को। नवपाषाण के समय ही मानव ने कुछ स्थानों पर ताम्र धातुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। जैसे मैंने बताया, इस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कैल्कोलिथिक कल्चर के रूप में जाना जाता है। ताम्रपाषाण का अर्थ होता है तांबे तथा पत्थर का प्रयोग की अवस्था। कुछ स्थानों पर पत्थर तो उपयोग हो ही रहा था, वहां पर तांबे का उपयोग और होने लगा, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के रूप में उन्हें जाने लगे। भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत से कुछ बस्तियां प्राप्त होती हैं जो मुख्यतः ताम्रपाषाण संस्कृति के रूप में ही मेंशन है। देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आहड़ तथा गिलुंद बनास घाटी क्षेत्र में, इससे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये बनास घाटी क्षेत्र संस्कृति है, वो एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। अगर क्वेश्चन आता है, वैसे ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति है, यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, इसे बनास संस्कृति के रूप में जाना जाता है। हालांकि आप जो भी देखेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति के रूप में जिस क्षेत्र में प्राप्त होता है वह उसी संस्कृति के रूप में जानी जाती है। जैसे देखेंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा तथा नबदा टोली मुख्यतः प्राप्त होती हैं। नबदा टोली मध्य प्रदेश के लिए सब में महत्वपूर्ण है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल है ताम्रपाषाण कालीन नबदा टोली, जो इंदौर के निकट पर है। HD संकलिया ने कराया, इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से इन्हें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से इन्हें ज्यामितीय आलेख उत्तीर्ण लाल काले मृतभांड, ज्यामितीय मतलब 3 हिस्सों में बने, ऊपर नीचे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हिस्सों में फैला हुआ, इन्हें लाल काले मृतभांड प्राप्त होते तब बांस और फूस के चौकोर और वृत्ताकार घर में इन्हें प्राप्त होते हैं। ये थी नबदा टोली जो मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आती है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति को देखें तो कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है, एक मिनट, ठीक, कुछ विद्वानों को मानना है कि जो हड़प्पा कालीन संस्कृति, उसके भी लक्षण हमें कायथा संस्कृति में दिखाई देते हैं। कायथा संस्कृति में से हमें क्या 40 बस्तियां प्राप्त होती है हमें कायथा संस्कृति से। मालवा संस्कृति अपनी मृतभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। जो हमें 40 बस्तियां प्राप्त होती हैं वो मालवा क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। कायथा की जो संस्कृति है मालवा क्षेत्र में पाई जाती है और मालवा अपने मृतभांडों के लिए जानी जाती है। ये महत्वपूर्ण है, समझाने की मैंने भी कोशिश की है। इस वाले को याद रखना कि मध्य प्रदेश की कायथा, एरन, पश्चिम महाराष्ट्र में इनाव गांव की बस्तियां, ये 3 बस्तियां सही से मेंशन नहीं हुआ है, ये कथा नहीं, ये कायथा है, ये वाला कायथा है। यहाँ पर कायथा, एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाव गांव, ये 3 बस्तियां थी जो किलेबंद थी। अगर आपसे पूछे कोई ताम्रपाषाण में बस्तियां जो किलेबंद थी, तो ऑप्शन में 3 में से जो मेंशन हो वो लगा दें, कायथा, एरन और इनाम गांव, ये 3 बस्तियां थी। इसके बाद आती है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, अब तक जोरवे संस्कृति से 200 जोरवे स्थल, गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। जो 200 जोरवे स्थल हैं उनमें से जो गोदावरी का दायमाबाद वो सबसे बड़ा है। ये बहुत बड़े क्षेत्र 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जोरवे संस्कृति के हमें पटसन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो इनाम गांव है, इनाम गांव, वहां से हमें 5 कमरों वाला एक मकान प्राप्त होता है जिसमें 4 आयताकार कमरे हैं और एक वृत्ताकार कमरा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुख गया। इनाम गांव है, जो सन आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, सन कभी नहीं पूछा जाएगा, इतना डीपली नहीं जाया जाता एग्जाम में। जो 5 कमरों का एक मकान मिला है इनाम गांव से, जो 4 कमरे आयताकार हैं और एक कमरा वृत्ताकार है। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जल पात्र का उपयोग करते थे।
इसके अलावा जोड़ीदार तस्तरियां, गोंडीदार कटोरे, ये सब का निर्माण करते थे। एक उपकरण मैंने दिखाने की भी कोशिश किया, ये उपकरण ताम्रपाषाण कालीन है जो तांबे की फिनिशिंग से बनाया गया है, ताम्रपाषाणी उपकरण के रूप में देखा जाता है। इससे आगे देखें कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मवेशी पालने लगे थे, पशुपालन का इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। साथ ही साथ एक कृषि भी करने लगे थे, और कृषि के रूप में मुख्यतः देखा जाए तो गेहूं तथा चावल की फसल ये मुख्य रूप से उगाया करते थे। इसके अलावा बाजरा और कपास की खेती भी की जाती थी। यहाँ से हमें चखरा, तखलियां, इनकी भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है या फिर इसका अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर कताई बुनाई और कपड़े निर्माण का कार्य चालू हो गया था। ये हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की बात कर रहे हैं जो नवपाषाण काल के साथ ही कार्यरत थी, नवपाषाण काल के साथ ही चल रही थी। आगे देखें तो इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना पत्थर, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने वाले कारीगर के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके साथ ही इनाम गांव से एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। ये मुख्यतः इसलिए इम्पोर्टेंट प्रतिमा हाईलाइट करता हूं, ये इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है जो एशिया में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से, पश्चिमी एशिया में जो पाई जाती हैं उन प्रतिमाओं से मेल खाती है। इससे इस अनुमान पर हम पहुंच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण कालीन लोगों का पश्चिमी एशिया के लोगों से कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा, या फिर पश्चिमी एशिया के लोगों का ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों से संबंध रहा है, क्योंकि इन पे जो मूर्तियां प्राप्त हुई उनमें कुछ ना कुछ संबंध दिखाई पड़ते हैं। आगे देखें तो ये ताम्रपाषाण कालीन एक कब्र की पिक्चर है, जहां पर जो कब्र थी वहां पर उपकरणों को सबके साथ दफनाया जाता था। मृतक के साथ कुत्ता दफनाया गया, खाने पीने के सामान दफनाए गए, ये और आभूषण वगैरह भी दफनाए जाते थे। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। महाराष्ट्र में एक मिनट, महाराष्ट्र में देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था, जबकि दक्षिण भारत में देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। ये मुख्यतः वह दिशाएं थी जिस जैसे क्रम में सबको दफनाया जाता था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कायथा का एक जो घर है, कायथा संस्कृति, ये कायथा संस्कृति वाला कायथा है। कायथा संस्कृति के एक घर से 29 कंगन मिले हैं, जो अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां कायथा संस्कृति से प्राप्त होती हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्टों में आता है। तो लगभग यहीं तक आपके महत्वपूर्ण फैक्ट इस संस्कृति के रूप में प्राप्त होते हैं। इन्हें वीडियो को आप पॉज कर बार बार देखें और फैक्टों को ना भूलें। ये मुख्यतः वो मैटर है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी ही है। इस संस्कृति इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जाम में मेंशन नहीं होगा। विश्वास रखिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप अगर लाइक करो, शेयर करेंगे तो हम आगे वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मानव का किस प्रकार विकास होता है, मानव कौन से युग के बाद किस युग में कौन कौन से मानव पाए जाते हैं, किस मानव ने क्या आविष्कार किए, इस बारे में हम अगली वीडियो देखेंगे। और एडी तथा बीसी जो पूर्व, ईसा पूर्व और ईसवी सन, इनके बारे में मेंशन करने का, समझाने की कोशिश हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।